प्राची अपनी माँ सरिता को फोन करते हुए कहती है, माँ आप कब आओगी? इतने दिन हो गए हैं, ठंड भी आ गई है। आप कब आओगी? अरे बेटा, बताया तो था तुझे, यहाँ पर काम है। मैंने तुझे पहले ही बोला था तू भी मेरे साथ गांव चल, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी ना। अब वहाँ अकेले सारा काम करना पड़ता होगा तुझे। रहने दो माँ, मैं कोई काम नहीं करती। आपको तो पता ही है मुझे सर्दियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऊपर से सर्दियों में काम करना पड़ जाए तब तो मेरा और भी बुरा हाल हो जाता है। अरे अभी तो सर्दियाँ शुरू ही हुई है। तू अभी से आलस दिखाएगी तो जब ज्यादा ठंड पड़ेगी तब क्या होगा तेरा? खाना वाना सही से खा रही है ना, या फिर आलसपन में खाना ही ना बना रही हो? हाँ माँ, मैं खाना ही अच्छे से खा रही हूँ। रोज बाहर से कुछ ना कुछ मंगवा लेती हूँ ताकि मुझे कुछ करना भी ना पड़े और बर्तन भी ना धोने पड़े। इसलिए जिसमें आता है उसी में खा लेती हूँ। एक काम कर, तेरे मामा गांव आ रहे हैं, तू भी उनके साथ ही गांव आ जा। तुझे तो अकेला भी नहीं छोड़ सकती हूँ। ना खुद का ध्यान रख पाएगी और ना ही घर का ध्यान। आजा तू गांव। नहीं माँ, मैं नहीं आ रही गाँव। गाँव में आपको काम है तो मैं वहाँ क्या करूँगी? तू वहाँ पर भी तो कुछ नहीं कर रही है ना। इससे तो अच्छा यही होगा, यहाँ ही आजा। कम से कम यहाँ मैं खुद तुझे अच्छा अच्छा खाना तो बनाकर खिला दूंगी। बाहर से तो नहीं मंगवाना पड़ेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही हो। मैं मामा जी के साथ ही गाँव आ जाती हूँ। वैसे भी मेरे एग्जाम खत्म हो गए, कॉलेज की छुट्टियाँ भी पड़ गई हैं, तो गाँव ही घूम लेती हूँ। ठीक है, तू अपना सामान पैक कर ले। मैं तेरे मामा को बोल दूंगी, वो आ जाएंगे तुझे लेने। और हाँ, गांव आने की खुशी में घर खुला मत छोड़ दियो। हर दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना और 2 बार चेक कर लेना। वैसे भी सर्दियों के समय में कितनी चोरियां होती है। माँ आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। और पड़ोस वाली आंटी को भी बोल दूंगी कि हमारे घर का ध्यान रखें। प्राची अपना सामान बांधने लगती है और अपने मामा के साथ गांव जाने के लिए निकल जाती है। गांव पहुंचने के बाद प्राची अपनी माँ से बहुत सारी बातें करती है। माँ मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, यहाँ खाने में क्या बना है? यहाँ तो बाजरे की रोटी और सरसों का साग बना है। तू यहीं रुक, मैं अभी लाती हूँ तेरे लिए। क्या? सरसों का साग और बाजरे की रोटी? नहीं माँ, मैं नहीं खा सकती। आपको तो पता है ना माँ, मेरे खाने में कितने नखरे हैं, फिर भी ये बनाया। आपने मुझे यहाँ खाने बुलाया है या भूखा रखने? तुझे नहीं पता क्या कि गांव में यही सब मिलता है? और तू खाकर तो देख, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। बिन खाए कुछ क्यों बोल रही है? बचपन में तो शांति से सब कुछ खा लिया करती थी। माँ बचपन में आप जो भी खिलाओगी खा ही लूंगी ना, लेकिन अब बड़ी हो गई हूँ मैं, और अगर मुझे मेरी पसंद का खाना नहीं मिलेगा तो मैं नहीं खाऊंगी और बाहर से मंगवा लूंगी कुछ। यहाँ बाहर से कुछ नहीं आएगा। तुझे खाना है तो यही खा, वरना भूखी रह। इतना बोलकर वो चली जाती है और प्राची भी सरसों का साग और बाजरे की रोटी नहीं खाती है। कुछ देर बाद प्राची अपने आंगन में बैठकर आग सेक रही होती है। तभी प्राची की बड़ी मम्मी नीलम एक प्लेट में खाना लेकर आती है और प्राची से कहती है, क्या हुआ प्राची? तेरी माँ ने बताया कि तूने खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाना खाया तूने? देखो ना बड़ी मम्मी, मुझे बाजरे की रोटी अच्छी नहीं लगती और माँ वही लेकर आ गई। अब आप भी बताओ मैं वो कैसे खाऊं? बहुत भूख लग रही है बड़ी मम्मी, कुछ अच्छा सा खिला दो ना। अरे मेरी बच्ची को भूख लग रही है? देख तू यहाँ आई है तो अपनी बड़ी मम्मी की एक बार बात तो मान ले और बाजरे की रोटी के साथ सरसों का साग खा कर देख, अच्छा लगेगा तुझे। ये देख मैं लाई हूँ तेरे लिए। प्राची अपनी बड़ी मम्मी की बात को नहीं टालती है और बाजरे की रोटी सरसों का साग खाती है। प्राची को बाजरे की रोटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए वो 3-4 रोटी खा जाती है। अगली सुबह जब प्राची की बड़ी मम्मी और उसकी माँ दोनों खाना बनाने की तैयारी कर रही होती हैं, तो प्राची वहाँ आ जाती है। आज खाने में क्या बना रहे हो आप? आज तो मैं गेहूं के आटे की रोटी और सब्जी बना रही हूँ। कल तूने कहा था कि तुझे बाजरे की रोटी अच्छी नहीं लगती, तो मैं आज अपनी बच्ची के लिए उसकी पसंद का खाना बना रही हूँ। अरे नहीं नहीं बड़ी मम्मी, ये आपसे किसने कहा कि मुझे बाजरे की रोटी नहीं पसंद? कल तू ही तो मुंह बना रही थी कि ये क्या बना दिया, तुझे अच्छा नहीं लगता, तू भूखी रह लेती। लेकिन बाजरे की रोटी कहाँ खा रही थी और अब अचानक तुझे पसंद आ गया। देखो मैंने ये जरूर कहा था कि मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये नहीं कहा था कि मुझे बुरी लगती है। आप लोग मेरी वजह से अपनी पसंद का क्यों नहीं खाओगे?
आप बाजरे की रोटी ही बनाओ, मेरा क्या है, मैं भी खा ही लूंगी। ठीक ही था, मैंने कल खाई थी, आप वही बनाओ, मैं खा लूंगी। प्राची को बाजरे की रोटी काफी ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन वो बोल नहीं रही थी, क्योंकि अगर वो कुछ बोलती तो उसकी माँ उसे चिढ़ाने लग जाती। लेकिन प्राची अब बड़े चाव से गांव के हर रोज बाजरे की रोटी ही खाया करती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और सरिता गांव से वापस आने की तैयारी करती है। माँ, मेरा मन नहीं कर रहा शहर जाने का, एक काम करो ना, आप अकेले चले जाओ। तू क्या यहाँ आकर पागल हो गई है? इतने दिन हो गए यहाँ आए हुए और अब भी तेरा मन नहीं कर रहा वापस जाने का? यहाँ तू अकेले रहकर क्या करेगी? पता नहीं क्या करूँगी, लेकिन माँ मेरा मन नहीं है जाने का, वहाँ बाजरे की रोटी खाने को नहीं मिलेगी। अच्छा, तो ये बात है। मुझे तो शक तुझ पर पहले ही हो गया था। जब आई थी तब कैसे मुंह बना रही थी बाजरे की रोटी देखकर, और बाद में तो हर रोज वही बनाने को बोलने लगी। हाँ, क्योंकि मुझे वो पसंद है और वो ही खाने का बहुत मन करता है। अब आप खुद बताओ, शहर में बाजरे की रोटी खाने को मिलेगी क्या? नहीं ना, मुझे नहीं जाना शहर। अरे पागल लड़की, मैंने बाजरे का आटा एक डब्बे में रख लिया है। जब तू बोलेगी तब मैं तेरे लिए बाजरे की रोटी शहर में भी बना सकती हूँ। उसके लिए तुझे यहाँ गांव में रुकने की कोई जरूरत नहीं है। क्या सच में माँ, आप मुझे शहर में भी बाजरे की रोटी खिलाया करोगी? हाँ, तभी तो मैंने बाजरे का आटा लिया है। अब तो चलेगी ना मेरे साथ तो शहर? हाँ माँ, बिल्कुल चलूंगी ना, मैं अभी जाकर अपना सामान बांध लेती हूँ। प्राची अपनी माँ के साथ वापस शहर आ जाती है। शहर में आने के बाद प्राची अपनी माँ से बाजरे की रोटी बनवा कर ही खाती है, लेकिन उसे गांव जैसा स्वाद नहीं आता। एक दो दिन तो प्राची कुछ नहीं बोलती है, लेकिन एक रात जब प्राची बाजरे की रोटी खा रही होती है तो उसे बाजरे की रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो अपनी माँ से बोलती है, क्या माँ, ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा ये वैसी है जैसी मैंने गांव में खाई थी। शहर आते ही आप क्या भूल गई हो कि बाजरे की रोटी बनाते कैसे हैं? मैं भूली कुछ नहीं हूँ। गांव में भी मैं ही बनाती थी और यहाँ भी मैंने वैसे ही बनाई है। पता नहीं क्यों तुझे अच्छी नहीं लग रही है। शहर की हवा फिर से लग गई है क्या तुझे? माँ, शहर की हवा नहीं लगी, बल्कि मैं सच कह रही हूँ, ये तो गांव वाली बाजरे की रोटी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। इसे खाने का मन ही नहीं कर रहा। अच्छा, अब मैं समझी। अरे गांव में बाजरे की रोटी गैस पर थोड़ी बनती थी। फिर किस पर बनाती थी माँ? आप तो कह रही हो कि आप वैसे ही बनाती हो जैसे गांव में बनाती थी। गांव में चूल्हे पर खाना बनता है, इसीलिए गांव के खाने में और शहर के खाने में इतना फर्क होता है। बाजरे की रोटी भी चूल्हे पर ही बनती है। माँ, मुझे गांव जाना है, मुझे बाजरे की रोटी ही खानी है। अरे बस भी कर, मैं कौन सा मना कर रही हूँ। बाजरे की रोटी ठंड में ही बनाई जाती है, क्योंकि ठंड में बाजरे की रोटी का स्वाद बढ़ जाता है। और तू ऐसे कर, अब से हर ठंड में गांव चले जाना। अपनी माँ की बात प्राची को काफी ज्यादा अच्छी लगती है और फिर प्राची बाजरे की रोटी खाने के लिए हर ठंड में गांव जाया करती है। कहते हैं बेटी का बाप बहुत खुशकिस्मत होता है, पर किशन लाल कुछ ज्यादा ही खुशकिस्मत था, क्योंकि वो एक नहीं बल्कि 5 बेटियों का पिता था, जिनकी परवरिश उसने अकेले ही की थी, क्योंकि उसकी पत्नी एक गंभीर बीमारी के चलते इस दुनिया से जा चुकी थी। उसकी 5 बेटियां अलग अलग मिजाज की थी। तो आइए मिलते हैं किशन लाल और उसकी 5 बेटियों से। अरे मेरी 5 राजकुमारियों, नाश्ते के लिए फटाफट हॉल में आ जाओ। गुड मॉर्निंग पापा, क्या बनाया है नाश्ते में? तेरे लिए बॉइल्ड सूप और सैलेड, और मन करे तो आलू का पराठा भी चख लियो। आलू का पराठा? वो तो मेरा नाश्ता होगा, मैं किसी के साथ नहीं बांटने वाली। इतना कहकर उसकी छोटी बेटी गरिमा फट से सारे आलू के पराठों की प्लेट अपने आगे सरका लेती है। तभी उसकी बाकी 3 बेटियां भी नाश्ते के लिए हॉल में आती हैं। तो उसकी तीसरी बेटी अनाया खाने में अंडे देखकर गुस्से से कहती है, पापा ये उबले हुए अंडे मेरे सामने क्यों रखे हैं? आपको पता है ना मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे उबले हुए अंडे में से इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है जो तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। वैसे भी तेरे सामने रखे ही तो हैं, तुझे खाने नहीं है। दीदी, जो चीज मुझे पसंद नहीं मतलब नहीं पसंद, वो मुझे दिख भी जाती है तो गुस्सा आने लगता है बस मुझे। अरे अनन्या बेटी, शांत हो जा। 1000 दफा समझाया है कि इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चल नाश्ता कर आराम से। पापा, आप इतना अच्छा खाना बना कैसे लेते हो? मतलब ये पोहे ना एकदम परफेक्ट बना है,
चटपटा और स्वादिष्ट। हाथों से मेरी बच्ची, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है ये बता। पापा, आप क्या खाने के टाइम पर पढ़ाई की बात लेकर बैठ गए? और आप खड़े क्यों हो? बैठकर हमारे साथ नाश्ता कीजिए ना। अपनी 5 बेटियों को खाते देख कर ही मेरा पेट भर जाता है बस। काश ऐसे ही इस छुटकी गरिमा का भी पेट भर जाता। छोटी सी है लेकिन इस छोटी सी उम्र में 5 पराठे डकार जाती है। दीदी देखो, मेरे खाने पे नजर मत लगाओ। हाँ दीदी, मत लगाओ नजर। कहीं इस चक्कर में 2-4 पराठे ज्यादा खा लेगी तो पापा को बेकार में मेहनत करनी पड़ जाएगी। आरुषि के इतना कहते ही सभी हंसने लगते हैं और कुछ देर में सुरभि अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है। तो आरुषि, अनन्या और वर्तिका कॉलेज चली जाती है और गरिमा अपनी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के लिए निकल जाती है। और किशन लाल खाने की टेबल साफ कर ही रहा था कि तभी उसका नौकर कालू आता है और उसके हाथ से कपड़ा लेकर कहता है, मालिक आप काहे कर रहे हैं ये सब? हम आ गए, हमें करने दीजिए। मुझे लग ही रहा था आज तुझे आने में देरी हो जाएगी, इसलिए मैंने बच्चों के लिए खाना खुद ही बना लिया था। इसमें कौन सी बड़ी बात है मालिक? आप बेबी जी के लिए हमेशा खुद ही खाना बनाते हैं। जाइए आप नहा धो लीजिए, हम लंच तैयार कर देते हैं। किशन लाल ऑफिस जाने के लिए रेडी होने चला जाता है। किशन लाल एक बहुत बड़ी कंपनी में 35 सालों से मैनेजर के तौर पर काम करता था। अच्छी पोस्ट और बेहतर काम की वजह से उसकी कमाई भी अच्छी थी और सबसे बड़ी बात, कंपनी में सब लोग उसकी इज्जत करते। किशन लाल कंपनी में जितनी मेहनत से और जिम्मेदारी से काम करता, उतना जिम्मेदारी से वो अपनी 5 बेटियों की परवरिश भी करता। एक रोज शाम के समय गरिमा किशन लाल से कहती है, पापा सुनो ना। क्या हुआ, भूख लगी है क्या? क्या गरिमा, कुछ देर तो अपने मुंह और पेट को शांति दे दे। दीदी मुझे भूख नहीं लगी, पर मैं पापा से कुछ मंगाना चाहती हूँ। किस खुशी में? तेरा बर्थडे तो अगले महीने है, तो अभी से तुझे क्या चाहिए? आप सब मुझे बोलने दोगे तो मैं बोलूंगी ना। पहले ही अपने अंदाजों और सवालों की पोटली बोलना शुरू हो जाते हो आप। हाँ तो अब बोल भी ले। हाँ तो पापा, मैं कह रही थी कि मुझे स्मार्टफोन चाहिए। क्यों? क्यों मतलब मैं 15 साल की होने वाली हूँ, मुझे छोड़कर मेरे सारे दोस्तों के पास फोन है, मुझे भी चाहिए फोन। चुप कर, मुझे मेरा पहला फोन कॉलेज में आने के बाद ही मिला था। अरे इसकी उम्र में तो मैंने बस पापा के हाथ में फोन देखा था। अरे अरे शांत हो जाओ तुम लोग। गरिमा को फोन मिलेगा लेकिन तब जब वो 10वीं में अच्छे नंबर लाएगी। फिर तो मिल गया फोन। पापा मना करना है तो सीधे मना कर दो ना, ये बहाने क्यों बना रहे हो? और वैसे भी मैं अभी थोड़ा ना फोन मांग रही हूँ आपसे, 1-2 महीने बाद आप दे देना। आजकल के जमाने में वैसे भी सारे काम फोन से ही होते हैं, आपको क्या पता। मैं अब बच्ची नहीं रही, मुझे भी फोन चाहिए। बस कर अभी, सुरभि दीदी यहाँ नहीं है, वरना तेरे कान मरोड़ कर तुझे अच्छा सा लेक्चर देती फोन मांगने पर। तभी सुरभि घर लौटती है और गुस्से में अपना बैग सोफे पर पटक कर अपने कमरे में चली जाती है। उसका मूड खराब देखकर किशन लाल कुछ देर में उसके लिए खाना लेकर कमरे में जा रहा था तो देखता है कि सुरभि कमरे में रो रही है। तभी वो उसके सर को सहलाते हुए कहता है, पापा को नहीं बताएगी कि किस लिए रो रही है तू? कुछ नहीं पापा, ऐसे ही कभी कभी लगता है कि माँ होती तो सही रहता। वो मुझे समझती, मैं अपने दिल की बात उनसे कह पाती। मैं भी यही सोचता हूँ, इसलिए कोशिश करता हूँ कि तुम लोगों को उसकी कमी कभी महसूस ना हो। तू मुझे नहीं बताना चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन खाना खा ले बेटी। पापा आज मैंने इतनी मेहनत से फाइल तैयार की, उसे प्रेजेंट किया, लेकिन मेरी सीनियर ने मुझे कोई शाबाशी नहीं दी। बेटी तो ऐसे निराश नहीं होते, हिम्मत मत हार तू, बस मेहनत करती जा। तेरे सीनियर की शाबाशी तय नहीं करेगी कि तेरा काम अच्छा था या नहीं, इसलिए काम करो, फल की चिंता नहीं। इतना कहकर वो अपनी बेटी के आंसू पोंछता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। समय बीतता है और गरिमा का जन्मदिन आता है, जिसे उसका पूरा परिवार मिलकर धूमधाम से मनाता है। साथ ही किशन लाल उसे उपहार में फोन भी लाकर देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। सब ठीक चल रहा था। एक रोज कालू घर की सफाई कर रहा था, तभी वर्तिका अपना पेट पकड़े कमरे की ओर जा रही थी तो कालू कहता है, बेबी जी तबीयत खराब है का? नहीं नहीं ठीक हूँ मैं, आप अपना काम करो। तभी वो अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर में जब किशन लाल ऑफिस से लौटता है तो नौकर कालू उसे वर्तिका के जल्दी घर आने की बात बताता है। तो किशन लाल वर्तिका के कमरे में जाकर देखता है कि वो पेट पकड़े बेड पर बैठी है। तभी वो रसोई में उसके लिए गर्म पानी करके हॉट वाटर बैग तैयार करता है। साथ ही उसके लिए 1 कप कॉफी गरिमा के ट्यूशन से घर आने पर उसके हाथों वर्तिका के कमरे में भिजवाता है। ये लो दीदी, गरम कॉफी और हॉट वाटर बैग, इसे अपने पेट पर रख लो, कुछ आराम मिलेगा आपको।
थैंक यू छुटकी, ये पीरियड्स के कारण ना पेट की बैंड बजी पड़ी है, इससे आराम मिलेगा। वैसे तुझे कैसे पता मेरे पेट में दर्द है? मुझे कहाँ पता था, वो तो पापा ने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आपको ये दे दूं। यानी पापा को पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है? सच में पापा हम पाचू का कितना ख्याल रखते हैं। हाँ दीदी, हमारे साथ माँ नहीं है, लेकिन वो हमें कभी महसूस ही नहीं होने देते। इस तरह किशन लाल अपनी बेटियों का ख्याल रखता। एक रोज संडे के दिन सभी हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी उसकी पड़ोसन अपने बेटे को लिए गुस्से में वहाँ आती है और उसके बेटे के गाल पर थप्पड़ के निशान होते हैं। अरे बहन जी, आप, क्या बात है? बात ऐसी है भाई साहब, आपकी लड़की बहुत ज्यादा ही तेज होती जा रही है। उसने मेरे लड़के पर हाथ उठाया है। देखिए देखिए कैसा चेहरा लाल हुआ पड़ा है मेरे लल्ला का। अरे तो आपके लल्ला के काम ही चाटे खाने वाले हैं। देख रहे हैं कैसे बदतमीजी से पटर पटर कर रही हैं। कुछ संस्कार सिखाइए। मैं भी क्या बोल रही हूँ, बाप से भी कहीं बेटियाँ संभली हैं। माँ होती तो थोड़ी अकल देती इनको। ऐसा है आंटी, ज्यादा तो बोलिए मत, क्योंकि गरिमा ने बताया है कि क्यों उसने आपके लड़के की गाल लाल किए हैं। रास्ते में आपके लड़के ने गरिमा की फ्रेंड की ड्रेस पर जानबूझकर इंक डालकर उसे परेशान किया है। तो अब आप बताइए कि अपने बेटे को यही संस्कार दिए हैं कि वो लोगों को परेशान करे? बोलिए ना आंटी, हमारे पापा पर तो आपने बहुत जल्दी उंगली उठा दी। पहले अपनी परवरिश तो देखिए। पड़ोसन की बोलती बंद हो जाती है और वो अपने बेटे को कान पकड़कर घर ले जाती है। अपनी बेटियों के दिल में अपने लिए इतनी इज्जत और प्यार देखकर किशन लाल की आंखें भर जाती है। सच में बेटियों का बाप बहुत खुशकिस्मत होता है और मैं तो इस दुनिया में बहुत नसीब वाला हूँ, क्योंकि मैं 5 बेटियों वाला बाप जो हूँ। सरिता अपनी बहू नीलम से बात करते हुए कहती है, अरे बहू, वो तुम्हारी दूर की मौसी है ना, शारदा मौसी? हाँ है, तो क्या हुआ माँ जी? उनकी बहू है ना, वो माँ बनने वाली है। मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि उनके पास इतना सब कुछ है, पैसा है, सुख सुविधा है, लेकिन फिर भी वो अपनी बहू का ध्यान नहीं रख पाती। तो क्या हुआ माँ जी, सबका एक जैसा नहीं होता है। और वैसे भी आप परेशान मत हो, मेरा ध्यान आप वैसे भी इतना रखती हो। अगर मैं भी गर्भवती हो गई तो आप और भी ज्यादा ध्यान रखोगी मेरा। बहू तो इतना समझती है, लेकिन तू ये भी जानती है कि हम कितना गरीब हैं। मैं तो दूसरों का सोच कर परेशान हूँ, फिर हमारा क्या होगा? दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ से नीलम भागते हुए चली जाती है, क्योंकि उसे उल्टियाँ हो रही थी और चक्कर भी आने लगे थे। सरिता उसे लेकर पास के दवाखाने में जाती है और उसके इलाज के बाद पता चलता है कि नीलम गर्भवती है। ये सुनकर सरिता बहुत खुश होती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात से परेशान भी थी कि वो अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रख भी पाएगी या नहीं। सरिता नीलम को दवाखाने से वापस घर लेकर आती है और घर आते ही नीलम अपने बेटे आनंद से कहती है, बहू आज तुम दोनों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। तुम समझ भी नहीं सकती कि मैं आज कितना खुश हूँ। हाँ माँ, आप दादी बनने वाली हो और मैं पापा। हाँ तो यही बहू के पास रुक, मैं जल्दी से नजर उतार देती हूँ बहू की। कहते हैं गर्भवती औरत को जल्दी नजर लगती है। मेरे बस में जितना है उतना तो कर ही सकती हूँ मैं अपनी बहू के लिए। माँ जी, आप मेरे लिए जितना भी कर रही हो ना, वो बहुत ज्यादा है, और आप कुछ भी परेशानी में मत रहो, सब ठीक है माँ जी। सरिता नीलम की नजर उतारती है और उसका अब पहले से भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगती है। सरिता की हालत भले ही खराब हो, लेकिन वो अपनी बहू का जितना हो सकता उतना ख्याल रखती। ऐसे ही एक दिन नीलम सरिता से कहती है, माँ जी मेरा इमली खाने का मन हो रहा है, आप इमली ले आओ ना। बहू पैसे तो है नहीं मेरे पास, लेकिन तू यहीं रुक, तेरा जो खट्टा खाने का मन कर रहा है ना, मैं अभी जाकर उसका इंतजाम करती हूँ कुछ। माँ जी रहने दो, मेरा मन नहीं है अब, आप कुछ मत करो। अरे ऐसे कैसे रहने दे, तुझे इमली खाने का मन कर रहा है ना, खट्टा खाना है ना तुझे, रुक मैं अभी लाती हूँ तेरे लिए। सरिता वहाँ से नीलम के लिए हाथों का बनाया नींबू का अचार लेकर आती है और नीलम को देते हुए कहती है, बहू ये खा और बता कि कैसा बना है। मुझे पता था कि तेरे को खाने का मन करेगा ये, इसलिए मैंने पहले ही बनाना शुरू कर दिया था, और अब अच्छा बन भी गया होगा। ये ले खा ले, ये घर का बना है, तेरे लिए अच्छा ही होगा। हाँ माँ जी ये तो बहुत अच्छा है, मैंने आज से पहले तो कभी ऐसे नहीं खाया ना। ये मेरी सास ने मुझे मेरी गर्भवती होने पे खिलाया था, बोला था कि बहुत अच्छा होता है, ये घर में बना होता है और स्वादिष्ट भी होता है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और मुंह का स्वाद भी बदल देता है। माँ जी मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतने अच्छे तरीके से मेरी इच्छा पूरी कर रही हो। सरिता इसी तरह नीलम की सारी इच्छा को पूरा करने में लगी रहती। नीलम को कुछ भी खाने का मन होता तो वो अपनी गरीब होने के बावजूद वो सब करती जो उसके बन पड़ता।
बल्कि अपनी गरीबी में रहकर उसे अच्छे से अच्छा बना कर देती। इसी तरह कई दिनों तक चलता है। काफी दिनों तक तो सब ठीक रहता है। कुछ दिनों बाद नीलम के पेट में अचानक बहुत दर्द होता है और सरिता नीलम को वापस दवा खाने लेकर जाती है और वहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद सरिता को बोलती है, इनकी गर्भ बढ़ नहीं रही है, आपको इनका और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और इनके खाने पीने का भी अब और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप इनकी सेहत को लेकर जरा सी भी लापरवाही नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बहू का बहुत ध्यान रखती हूँ। जो भी मेरी बहू की सेहत के लिए सही है मैं वही देती हूँ उसे। ऐसा नहीं होता है। आप उसे क्या दे रहे हो इस पे डिपेंड नहीं करता है। आपकी बहू का शरीर क्या ले पा रहा है उस पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको वो सब चीजें ही देनी है जो उनकी सेहत को अच्छा करे। मैं आपको एक डाइट चार्ट बनाकर दे देती हूँ, आप इन्हें ही वही सब देना। ठीक है। डॉक्टर सरिता को डाइट चार्ट बनाकर दे देती है और वो चार्ट देखकर सरिता और भी परेशान हो जाती है, क्योंकि डाइट चार्ट में जो भी था वो कैसे अपनी बहू को ला कर देगी। सरिता इसी सोच में रहती है और अपनी बहू को लेकर घर आती है। दोनों घर आए ही थे कि तभी वहाँ नीलम की माँ अनीता आती है और बोलती है, ये क्या है, आप मेरी बेटी का ऐसी हालत में भी ध्यान नहीं रख सकती हो क्या? या अपनी गरीबी में खुद जैसे मर रही हो वैसे ही मेरी बेटी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी गरीबी का स्वाद चखाकर ही मानोगी। बहन जी आप ये कैसे बोल रही हैं? मैं अपनी बहू का बहुत ध्यान रखती हूँ और वो जब से गर्भवती हुई है तब से तो और भी ज्यादा ध्यान रखती हूँ मैं उसका। अगर आप ध्यान रखती तो आज ये हालत नहीं होती मेरी बेटी की। जहाँ आप इसके इलाज के लिए गई थी वो मेरी जान पहचान की थी, उसने मुझे सब बता दिया है। आप मेरी बेटी की ढंग से डाइट तक नहीं खिला सकती हो। हम गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बहू को भूखा रखती हूँ। मैंने तो पहले ही बोला था नीलम को कि अपनी पसंद के लड़के से शादी करेगी तो यही होगा, और अब देख लो यही हो भी रहा है। माँ मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलती रहो। माँ जी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और ये तो होता रहता है। माँ जी अब मेरा बहुत ध्यान रखती है, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहू ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारी माँ है, अब तक उन्होंने ही तुम्हारा ख्याल रखा है। अब तुम ऐसा बोल रही हो उन्हें तो कितना बुरा लग रहा होगा उन्हें। हाँ मैं तो दुश्मन हूँ ना तेरी, और सब तो तेरे लिए ही खड़े हैं जैसे। हाँ तो आप ऐसा क्यों बोल रही है जैसे मेरी सास की वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है। ठीक है नहीं बोलती मैं, लेकिन अब से मैं भी यहीं रहूंगी ताकि इन गरीबों के पास जो नहीं है वो भी तुझे मिल सके। आप अपनी बेटी को लेकर निश्चय हो जाइए, हम उसका बहुत ध्यान रखते हैं। मैंने बोल दिया है मैं यहीं रहूंगी तो यहीं रहूंगी। अनीता भी अब अपनी बेटी के साथ वहीं रहने लग गई थी। अनीता के आने से सरिता का खर्चा भी बढ़ गया था, लेकिन अब हर समय अनीता सर पर खड़ी रहती कि उसकी बेटी को किसी चीज की कमी ना हो। ऐसा कई दिनों तक चलता है। सरिता गरीब होने के बावजूद अनीता को कोई शिकायत का मौका नहीं देती। ऐसे ही कई महीने निकलते हैं और धीरे धीरे नीलम की डिलीवरी का समय भी आता है। डिलीवरी का समय चल रहा था कि एक रात बहुत जोरों की बारिश होती है कि तभी नीलम के पेट में दर्द उठता है और नीलम अनीता और सरिता को बुला कर कहती है, माँ जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है बच्चे के आने का यही समय है, जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, ऐसे में तो बहू को बाहर ले जाना खतरे से खाली नहीं है। एक तो तुम लोग रहते भी ऐसी जगह हो जहाँ किसी को बुलाया भी जाए तो आने में सालों लगा देगा। अब क्या होगा मेरी बेटी का? अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। लेकिन हम कैसे करेंगे, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। तो कोई बात नहीं ना, मैं हूँ ना, मुझे इन सब चीजों की बहुत जानकारी है, मैं करूँगी ना। जो मैं बोल रही हूँ वो सारी चीजें ला के दो मुझे बस। सरिता और अनीता मिलकर डिलीवरी करने की कोशिश करते हैं और काफी देर तक कोशिश करने के बाद दोनों की मेहनत सफल होती है और नीलम एक प्यारी सी लड़की को जन्म देती है। और जन्म देने के बाद नीलम अनीता और सरिता से कहती है, माँ देखा आपने मेरी सास को, अपनी गर्भवती बहू के लिए उन्होंने वो सब किया जो शायद आप भी नहीं कर सकती। आज इनकी वजह से ही मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आया है। हाँ मुझे लगा कि पैसे से ही सब हो सकता है, लेकिन यहाँ गरीब होने के बाद भी इन्होंने सब आसानी से संभाल लिया। सरिता अपनी बहू की डिलीवरी करती है और उसके बाद अनीता को भी समझ आता है और वो दोनों खुश होती हैं और इसी तरह आगे की ये जिंदगी भी काटती हैं।